एक नॉर्मल दिन हिब नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट अपनी सिंपल लाइफ जी रहा था। एक दिन वो अपने फ्रेंड दी के साथ बाहर गया। दोनों ने साथ में कॉफी पी, जोक्स किए और काफी देर तक बातें की। तभी दी के फोन में सडनली एक स्ट्रेंज ऐप दिखाई दिया। इस ऐप का क्लेम था कि ये किसी भी पर्सन की डेथ का टाइम और रीजन प्रिडिक्ट कर सकता है। पहले दी को लगा कि ये बस एक मजाक है। उसने हिब को ऐप के बारे में बताया। हिब ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर इतना ही सच है तो मेरी फोटो डाल के देख। दी ने हिब की फोटो ऐप में अपलोड कर दी। स्क्रीन पर मैसेज आया, प्रोसेसिंग सून। दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रेन स्टेशन की तरफ निकल गए। स्टेशन पर खड़े होते ही दी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, वीडियो रिलीज्ड। दोनों ने तुरंत वीडियो ओपन किया और उनके होश उड़ गए। वीडियो में एक ट्रेन अनकंट्रोलेबली स्पीड कर रही थी और कुछ ही सेकंड्स बाद वो जमीन पर क्रैश हो गई। रैकेज के नीचे हिब की डेथ हो जाती है। हिब ने डर के मारे अपना फोन चेक किया। उसके फोन में भी बिल्कुल सिमिलर वीडियो था, लेकिन इस बार विक्टिम दी था। दोनों को कुछ गड़बड़ जरूर फील हुई, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ कोई प्रैंक या ट्रिक है। लेकिन तभी सडनली पूरी ग्राउंड वायलेंटली शेक होने लगी। एक ही मोमेंट में ट्रेन कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश कर गई और स्टेशन का बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो गया। डेब्रिस ने सब कुछ कवर कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हिब और दी दोनों मार चुके हैं, लेकिन हिब अभी भी जिंदा था। तभी उसके फोन पर एक मिस्टीरियस मैसेज आया, डो यू वॉन्ट टू लाइव और डाई। हिब ने बिना हेजिटेशन के LIVE सेलेक्ट कर दिया। कुछ मोमेंट्स बाद हिब को होश आया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि दी भी दोबारा जिंदा हो चुका था। हिब ने स्टेशन में सर्वाइवर्स को सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन तभी उसके सामने एक जायंट वुल्फ आ गया। वुल्फ इतना ह्यूज था कि हिब शॉक के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वुल्फ ने नीता नाम की एक गर्ल पर अटैक कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब वो नीता को मार डालेगा, लेकिन सडनली नीता का हार्ट ग्लो करने लगा। उसके हाथ से एक मैसिव डीमन अपीयर हुआ, जिसने वुल्फ को अटैक करके नीता को बचा लिया। ये देखकर दी ने भी अपनी पावर एक्टिवेट की और एक डीमन समन कर लिया। लेकिन उसका डीमन देखकर सब शॉक हो गए, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। हिब ने तुरंत नीता को पकड़ा और दी के साथ वहां से भागने लगा। तभी नीता ने अपने फोन पर एक स्ट्रेंज मैसेज देखा, डीमन सक्सेसफुली समन्ड। बिल्कुल सेम मैसेज दी के फोन पर भी आ चुका था। यह देखकर नीता इतनी डर गई कि वो वहीं गिर पड़ी। लेकिन तभी उन्हें और मॉन्स्टर्स के आने की आवाजें सुनाई दी, इसलिए तीनों स्टेशन से बाहर की तरफ भाग गए। लेकिन बाहर जो सीन उन्होंने देखा वो और भी ज्यादा हॉरिफाइंग था। पूरा सिटी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। एक स्क्रीन पर न्यूज एंकर सिचुएशन रिपोर्ट कर रहा था। उसने बताया कि सिटी में सडनली एक अनएक्सप्लेन्ड डिजास्टर हुआ है, लेकिन रिपोर्ट पूरी होने से पहले ही सिग्नल कट हो गया और पूरा नेटवर्क डाउन हो गया। दी ने अपने फैमिली को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंच गई, लेकिन एक मिस्टीरियस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें सिटी के अंदर जाने से रोक दिया। तभी ऑर्गेनाइजेशन की एक वुमन वहां आई। उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया और रेस्क्यू टीम्स को वापस भेज दिया। उस वुमन के फेस पर भी सीरियस टेंशन थी। वो कह रही थी कि उन्हें लगा था कि उनके पास अभी और टाइम है, लेकिन अब ह्यूमैनिटी खतरे में आ चुकी थी। दूसरी तरफ हिब, दी और नीता किसी दूसरी लोकेशन पर पहुंच गए थे। नीता अपने फैमिली को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बहुत एंग्शियस थी। हिब ने उससे कहा कि अभी सबको एक साथ रहना होगा और जब तक उन्हें समझ नहीं आ जाता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तब तक एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। हिब की बातों से नीता थोड़ी काम हो गई। दी उनके लिए जूस लेकर आया ताकि तीनों थोड़ा रिलैक्स कर सकें। लेकिन तभी हवा में एक स्ट्रेंज फ्लोटिंग क्रीचर अपीयर हुआ। वो देखने में आइसक्रीम के एक पीस जैसा लग रहा था। वो क्रीचर नीचे आया और सडनली अपना कलर चेंज करने लगा। हिब ने तुरंत डेंजर सेंस कर लिया। उसने दोनों को पकड़ा और चिल्लाया, यीन! तीनों भागने लगे और कुछ ही सेकंड्स बाद BOOOM, वो क्रीचर सडनली एक्सप्लोड हो गया। अब पता चला कि वो कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं, बल्कि एक अननोन मॉन्स्टर था। सबसे डेंजरस बात यह थी कि मॉन्स्टर ने हर तरफ बुलेट्स फायर करना स्टार्ट कर दिया। कई सिविलियंस इंजर्ड होने लगे और कुछ लोगों की जान भी चली गई। नीता डर के मारे फ्रीज हो गई, लेकिन हिब ने कहा, अभी डरने का टाइम नहीं है, अपना डीमन समन करो। नीता ने अपनी पावर एक्टिवेट करने की कोशिश की। तभी मॉन्स्टर ने एक डेडली फायरी अटैक लॉन्च कर दिया। लास्ट सेकंड पर नीता का डीमन अपीयर हुआ और उस अटैक को खुद के ऊपर ले लिया। लेकिन मॉन्स्टर रुकने वाला नहीं था। वो कंटिन्यूअसली बुलेट्स फायर करता रहा और बुलेट्स डीमन के बॉडी को पियर्स करने लगी। इसी कैओस के बीच हिब के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, नेक्स्ट डेथ हैज बीन रिवील्ड। हिब ने तुरंत ऐप ओपन किया। स्क्रीन पर जो नाम था उसे देखकर हिब के होश उड़ गए, DI। हिब ने जोर से अपने फ्रेंड का नाम चिल्लाया, DI। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर ने एक मैसिव टॉर्नाडो लाइक अटैक लॉन्च किया, जिसने डीमन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी अचानक एक कार फुल स्पीड में मॉन्स्टर की तरफ आती हुई दिखी। कार दी चला रहा था। दी ने मॉन्स्टर को कार से हिट करके मारने की कोशिश की। हिब उससे रोकना चाहता था, लेकिन BOOOM, कार मॉन्स्टर से टकरा गई और एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। सबको लगा कि दी मार चुका है। हिब कंप्लीटली ब्रोकन हो गया।
दी उसका सबसे क्लोज फ्रेंड था। गुस्से और दर्द से हिब के अंदर की पावर सडनली अवेकन होने लगी और तब हिब ने अपना खुद का डीमन समन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये नॉर्मल समनिंग बिल्कुल नहीं थी। पूरा एरिया एक नेचुरल फोर्स से वायलेंटली शेक होने लगा। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में भी अलार्म्स बजने लगे। उन्हें एक अनप्रेसिडेंटेड डीमन समनिंग डिटेक्ट हुई। ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स ने डीमन की पावर मेजर करने की कोशिश की, लेकिन मशीन्स फेल हो गई। पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसकी लिमिट तक मेजर नहीं हो पा रही थी। और फिर सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आया। हिब ने टाइगर डीमन ब्याक्को को समन कर लिया था। ब्याक्को एक ऐसा डीमन था जिसे हिस्ट्री में किसी भी ह्यूमन ने कभी समन नहीं किया था। हिब ने गुस्से में कमांड दी, ब्याक्को इट अटैक। मॉन्स्टर ने अटैक डॉज कर लिया और विंड मैजिक के साथ बुलेट्स फायर करने लगा। फिर वो एक मैसिव एक्सप्लोजन प्रिपेयर करने लगा, लेकिन ब्याक्को दोबारा खड़ा हुआ। वो हवा में जंप करता है और अनबिलीवेबल फोर्स के साथ मॉन्स्टर पर स्ट्राइक करता है। हिब का गुस्सा अभी भी कंट्रोल से बाहर था। उसने ब्याक्को को फाइनल कमांड दी, सुप्रीम लाइटनिंग मैजिक। अगले ही सेकंड BOOM एक मैसिव लाइटनिंग अटैक ने मॉन्स्टर को हिट किया और वो पीसेस में शैटर हो गया। हिब ने पहली बार अपनी अनबिलीवेबल पावर का असली लेवल दुनिया को दिखा दिया था। बैटल खत्म होने के बाद ब्याक्को की समनिंग एंड हो गई। तभी हिब के फोन पर नोटिफिकेशन आया कि ब्याक्को अब उसका पर्सनल डीमन बन चुका है। हिब तुरंत दी को ढूंढने के लिए भागा, लेकिन तभी उससे ऊपर से एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई दी। हिब ने ऊपर देखा और शॉक हो गया, दी अभी भी जिंदा था। पता चला कि नीता ने एक फेरी समन की थी और उस फेरी ने दी की जान बचा ली थी। इससे एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आया। शायद हर पर्सन एक से ज्यादा क्रीचर समन कर सकता था, लेकिन तीनों को पता नहीं था कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उनकी हर एक्टिविटी ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ ही देर में ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहां पहुंच गए और हिब, दी और नीता को कैप्चर कर लिया। उन्हें एक कार में बिठाकर एक सीक्रेट टनल से ले जाया गया। ये टनल गवर्नमेंट ने पहले से कंस्ट्रक्ट कर रखा था। हिब के माइंड में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था, क्या गवर्नमेंट को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? अगर पता था तो उन्होंने इनोसेंट लोगों को बचाया क्यों नहीं? कुछ टाइम बाद तीनों एक ह्यूज बिल्डिंग में पहुंचे जिसे गवर्नरेट बिल्डिंग कहा जा रहा था। बिल्डिंग के अंदर जाते ही उन्हें पता चला कि यहाँ मल्टीपल अंडरग्राउंड फ्लोर्स थे। दी और नीता को एक सील्ड रूम में रखा गया, जबकि हिब को साको नाम की वुमन के साथ बिल्डिंग के डीपेस्ट फ्लोर पर ले जाया गया। सको ने जैसे ही दूर ओपन किया, हिब वही फ्रीज हो गया। उसके सामने काउंटलेस पीपल और स्ट्रेंज मशीन्स मौजूद थी जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। हिब ने सको से पूछा कि आखिर ये जगह है क्या। तब सको ने फाइनली ट्रूथ रिवील किया। ये एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था GIPS। सको ने एक्सप्लेन किया कि GPS का मैं पर्पस दुनिया को प्रोटेक्ट करना था। दुनिया के अराउंड कुछ स्पिरिचुअल बैरियर्स मौजूद हैं जो मॉन्स्टर्स और डीमंस को ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करने से रोकते हैं। हिब के लिए यह सब समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तभी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वहां एंटर हुआ। उसने हिब को बताया कि जो डीमन उसने समन किया था वो जापान के 4 गार्डियन सिंबल्स में से एक है। मतलब ब्याक्को दुनिया के 4 मोस्ट पावरफुल डेमन्स में से एक था। लीडर ने अपना नाम बताया, यामातो। यामातो ने हिब को शॉकिंग ट्रूथ बताया कि उसने ही हिब की समनिंग को रिक्वेस्ट किया था। रीजन? क्योंकि इस वक्त हिब दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन समनर था। यामातो ने यह भी एक्सप्लेन किया कि समनर्स का अपीयर होना उस मिस्टीरियस ऐप की वजह से पॉसिबल हुआ था जो सडनली लोगों के फोन्स में अपीयर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। ऐप को बनाया किसने था और इसका एक्चुअल पर्पस क्या था? किसी को इसका आंसर नहीं पता था। यह सुनकर हिब का गुस्सा और बढ़ गया। उसने यामातो से कहा, अगर तुम्हें पहले से पता था कि यह सब होने वाला है तो तुमने इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? तुमने इतनी सारी लाइव्स कैसे सैक्रिफाइस होने दी? यामातो ने कामली जवाब दिया कि जो मॉन्स्टर उन्होंने अभी फेस किया था वो 6 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। फिर यामातो ने सबसे टेरिफाइंग ट्रूथ रिवील किया। उनके पास सिर्फ 6 दिन बचे थे। हर दिन एक नया ट्रॉयन मॉन्स्टर अपीयर होने वाला था और अगर ह्यूमैनिटी इन मॉन्स्टर्स को डिफीट नहीं कर पाई, पूरी दुनिया आशीष में कन्वर्ट हो जाएगी। इन मॉन्स्टर्स को डिफीट करने का सिर्फ एक ही वे था, इक्वल पावर वाले डीमंस और क्रीचर्स के साथ उनसे फाइट करना। जैसे कहा जाता है, सॉर्ड को सिर्फ अनदर सॉर्ड ही रोक सकती है। इसी बीच दूसरी तरफ साइंटिस्ट हिब, दी और नीता के फोन्स को एनालाइज कर रहे थे। लेकिन एनालिसिस के दौरान साइंटिस्ट खुद शॉक हो गए। ये फोन्स नॉर्मल स्मार्टफोन्स जैसे बिल्कुल नहीं थे और सबसे स्ट्रेंज था हिब का फोन। उसका फोन बाकी दोनों से भी कंप्लीटली डिफरेंट था और उसके अंदर अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ पावर डिटेक्ट हो रही थी। साइंटिस्ट को अब समझ आ रहा था कि हिब का फोन शायद इस पूरी मिस्टीरियस सिचुएशन की सबसे इंपॉर्टेंट की था। साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि फोन की एनालिसिस तुरंत स्टॉप कर दी जाए क्योंकि अब यह काम बहुत डेंजरस हो चुका था। कुछ देर बाद हिब वापस दी और नीता के पास आया। दी और बाकी लोग सो रहे थे, लेकिन नीता अभी भी एंग्शियस और स्केर्ड थी। हिब ने उसे रीअश्योर करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, हम जल्दी घर वापस चले जाएंगे। लेकिन हिब खुद भी काफी वरीड था।
उसके फेस से क्लियरली लग रहा था जैसे वो नीता से कुछ छुपा रहा हो। थोड़ी देर बाद तीनों साको के साथ वहां से निकल गए। रास्ते में उन्होंने साको से पूछा, क्या तुम सच में हमें घर वापस ले जाओगी? साको ने कहा कि हाँ, जैसे एग्रीमेंट हुआ था वो उन्हें घर ले जाएगी। सब कंफ्यूज हो गए। तब हिब ने ट्रूथ रिवील किया। उसने ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक डील की थी। हिब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा और बदले में उसके फ्रेंड्स को सेफली घर वापस भेजा जाएगा। दी और नीता को हिब का डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जैसे ही वो कार से बाहर निकले, उन्होंने जो सीन देखा उससे सबके होश उड़ गए। पूरा सिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका था। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी थी और हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन था। नीता ये देखते ही जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका पूरा फैमिली इसी सिटी में था। नीता तुरंत उन्हें सर्च करने के लिए भागना चाहती थी, लेकिन हिब ने उसे रोक दिया। हिब ने कहा कि पहले उन्हें शेल्टर जाना चाहिए, शायद वहां से उसके फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। नीता ने हिब की बात मान ली और थोड़ी काम हुई। तीनों शेल्टर की तरफ निकल गए। वहां नीता ने कहा कि वो ऊपर जाकर इन्फॉर्मेशन चेक करेगी और अकेली सर्च करने चली गई। तब दी ने साको से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, आप लोग इन लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? साको ने एक्सप्लेन किया कि उनका मिशन सिर्फ कुछ लोगों को बचना नहीं था। उनका मिशन था पीपल को प्रोटेक्ट करना, एक्चुअली पूरी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद साको ने उनके फोन्स वापस कर दिए। उसने बताया कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स उनके फोन्स में सेव कर दिए हैं, ताकि फ्यूचर में इमरजेंसी होने पर वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें। उधर नीता ने शेल्टर में हर जगह सर्च किया, लेकिन उसे अपने फैमिली के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। दी और हिब ने भी लोगों से पूछा, लेकिन किसी के पास नीता के फैमिली की कोई न्यूज़ नहीं थी। इवेंचुअली नीता एक जगह बैठ गई और रोने लगी। हिब उसके लिए कुछ पीने के लिए लेने चला गया, लेकिन जैसे ही हिब एक विंडो के पास पहुंचा, CRASH, एक डीमन ने ग्लास तोड़ते हुए शेल्टर के अंदर एंट्री कर ली। लोग पैनिक में हर डायरेक्शन में भागने लगे। हिब कुछ सेकंड्स के लिए वही फ्रीज हो गया, लेकिन हॉनेस्टली एक ही दिन में इतनी हॉरिफाइंग चीजें देखने के बाद किसी के लिए भी इंस्टेंटली रिएक्ट करना ईजी नहीं था। तब हिब की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो मॉन्स्टर के अटैक का टारगेट बनने वाला था। हिब ने बिना सोचे अपना डीमन समन कर दिया, BYAKKO। उधर सको शेल्टर से दूर जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मैसिव एक्सप्लोजन की आवाज सुनी, वो तुरंत पलट गई। अंदर ब्याको ने मॉन्स्टर्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। हिब और ब्याको मॉन्स्टर्स का पीछा करते हुए पार्क तक पहुंच गए, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मॉन्स्टर्स की नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। एक मॉन्स्टर खत्म होता तो और कई मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते। इसी बीच एक स्ट्रेंज फोन अपीयर हुआ। उस फोन में एक मिस्टीरियस स्पेल एक्टिवेट था और वही स्पेल कंटिन्यूसली मॉन्स्टर्स को रिलीज कर रहा था। मॉन्स्टर्स ने दोबारा हिब पर अटैक कर दिया। हिब उनके अटैक्स को डॉज करता रहा और ब्याको के साथ मिलकर फाइट करता रहा। दी ने भी अपना डीमन समन करने की ट्राई की, लेकिन वो समन नहीं कर पाया। पिछली बैटल के बाद उसकी बॉडी अभी तक कंप्लीटली रिकवर नहीं हुई थी। मॉन्स्टर्स की ह्यूज नंबर ने हिब और ब्याको को ऑलमोस्ट सराउंड कर लिया। सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस हो चुकी थी, लेकिन तब ब्याको ने अपनी लाइटनिंग मैजिक एक्टिवेट कर दी। एक मैसिव लाइटनिंग अटैक के साथ ब्याको ने मॉन्स्टर्स को एक के बाद एक टीयर अपार्ट कर दिया। बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हिब ने एक बार फिर प्रूव कर दिया था कि ब्याको के सामने नॉर्मल मॉन्स्टर्स ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। हिब बिल्डिंग पर चढ़ा और वहां से जंप करके मॉन्स्टर्स के बीच लैंड किया। वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उनसे फाइट करने लगा, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मॉन्स्टर्स की नंबर बहुत ज्यादा थी। हिब एक ग्रुप को डिफीट करता, लेकिन उसके तुरंत बाद एक और ग्रुप अपीयर हो जाता। तभी साको वहां पहुंची और हिब को बताया कि मॉन्स्टर्स कहीं से रैंडमली अपीयर नहीं हो रहे। उनके पीछे एक स्पेसिफिक सोर्स था। साको ने कहा कि वो सोर्स को डिस्ट्रॉय करेगी, लेकिन तब तक हिब को मॉन्स्टर्स को रोकना होगा। हिब ने बिना हेजिटेट किए हाँ कर दी। वो ब्याको के साथ मिलकर फुल पावर से फाइट करने लगा। मॉन्स्टर्स और ज्यादा एग्रेसिव हो गए और हर डायरेक्शन से हिब पर अटैक करने लगे, लेकिन हिब उनके अटैक्स को डॉज करता रहा, जबकि ब्याको कंटिन्यूअसली उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। फिर ब्याको ने अपनी मैक्सिमम लाइटनिंग मैजिक एक्टिवेट कर दी। एक डिवेस्टेटिंग लाइटनिंग अटैक ने एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी वक्त सको उस मिस्टीरियस फोन तक पहुंच गई जो मॉन्स्टर्स को समन कर रहा था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही फोन डिस्ट्रॉय हुआ, मॉन्स्टर्स का अपीयरेंस कंप्लीटली स्टॉप हो गया। शेल्टर के लोगों ने पूरी फाइट अपनी आंखों से देखी थी। इनिशियली सब हिब से डर रहे थे, क्योंकि उसके पास इतनी पावरफुल डीमन एबिलिटी थी। लेकिन तब वही छोटा बच्चा जिसे हिब ने बचाया था उसके पास आया और कहा, थैंक यू। ये देखकर क्राउड को समझ आ गया कि हिब डेंजरस नहीं था, वो एक्चुअली उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा था। बैटल के बाद हिब GIPS हेडक्वार्टर्स वापस गया और यमतो से मिला। हिब ने यमतो से कहा कि उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है। रीजन सिंपल था, वो लोगों को मारते हुए देखकर चुप नहीं रह सकता था। उसके बाद दी और नीता ने भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। यमतो उनके डिसीजन से काफी प्लीज्ड हुआ।
फिर उसने उन्हें उनका फर्स्ट मिशन दिया। मिशन था एक गर्ल फूमी को रेस्क्यू करना। फूमी जीआईपीएस की साइंटिस्ट थी और वो उन मिस्टीरियस समनिंग फोन्स और ऑर्गेनाइजेशन के कई क्रिटिकल सिस्टम्स के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। एक नॉर्मल दिन फूमी सडनली डिसअपियर हो गई। उसी टाइम कुछ डीमंस भी अपीयर होने लगे। और अब जब ऑर्गेनाइजेशन को फूमी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, हीरोज का मिशन था फूमी को लोकेट करना और सेफली रेस्क्यू करना। नेक्स्ट डे हिब, दी और नीता एक सीक्रेट अंडरग्राउंड ट्रेन में बोर्ड हुए। ये ट्रेन सिर्फ जीआईपीएस मेंबर्स के लिए यूज होती थी। ट्रेन में हिब डीपली सोच रहा था। उसने खुद से कहा कि ये पावर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टार्टिंग में उसने कभी ये पावर नहीं मांगी थी, लेकिन अगर इसी पावर की वजह से वो अपने लव्ड वंस और इनोसेंट पीपल को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था। फिर हिब ने नीता और दी की तरफ देखा और कहा, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम दोनों मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स हो। ये सुनकर दी और नीता दोनों थोड़े शाय हो गए। तभी ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंच गई और तीनों एक साथ बाहर निकले। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स उनका वेट कर रहे थे और उन्होंने हीरोज का वेलकम किया। सडनली एक वुमन वहां आई। उसका नाम था काजी। उसके साथ उसका असिस्टेंट अकुई भी था, जो थोड़ा एरोगेंट और इरिटेटिंग टाइप का लग रहा था। काजी हीरोज को फूमी की लैबोरेटरी में लेकर गई। उसने बताया कि फूमी को सर्च करने के लिए ऑलरेडी मल्टीपल टीम्स भेजी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। जब हीरोज लैबोरेटरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फूमी के डिसअपियर होने के बाद से लैब को टच तक नहीं किया गया था। तीनों ने लैबोरेटरी में क्लू सर्च करना स्टार्ट किया, होपिंग कि उन्हें फूमी के वेयरअबाउट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। मीनवाइल अकुई बाहर डेमन से फाइट कर रहा था और उन्हें 1 बाय 1 एलिमिनेट कर रहा था। लेकिन सडनली उसकी नज़र स्काई में किसी स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पड़ी। वो कुछ ऐसा था जिसे अकुई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। उधर यमतो एक मिस्टीरियस पर्सन से बात कर रहा था। वो मिस्टीरियस पर्सन कैजुअली कहता है कि अब सिचुएशन और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है जीआईपीएस ओसाका हेडक्वार्टर्स पर। हिब, दी और नीता भी वहां प्रेजेंट थे। सडनली ALARMS BAJNA LAGE स्टाफ मेंबर्स सिस्टम का कंट्रोल लूज करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के एंटायर सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा हो। ब्रांच डायरेक्टर ने इमीडिएटली सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। स्टाफ ने हैकर की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश स्टार्ट की। इसी वक्त हीरोज वहां अराइव हुए और उन्हें पता चला कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। हिब ने डायरेक्टर से पूछा, क्या डीमंस इसके पीछे हैं? लेकिन डायरेक्टर ने हर्शली जवाब दिया और हिब को इंटरफियर ना करने को कहा। उसने कहा कि वो लोग घर वापस चले जाएं। तब दी ने एक आइडिया दिया, पावर कट कर देते हैं। लेकिन डायरेक्टर ने इमीडिएटली मना कर दिया। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर पावर कट की गई तो सिटी के डिफेंसिव बैरियर्स भी डिसेबल हो जाएंगे, और जैसे ही बैरियर्स डाउन हुए, डीमंस और मॉन्स्टर्स इजीली सिटी में एंटर कर सकते थे। सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही थी। हिब ने सडनली एक इंपॉर्टेंट बात रियलाइज की, कोई डीमंस की हेल्प कर रहा था। इतना एडवांस सिस्टम सडनली खुद से हैक नहीं हो सकता था, और डीमंस के लिए ऐसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसका मतलब क्लियर था, जीआईपीएस के अंदर या बाहर कोई अननोन पर्सन डीमंस के साथ मिलकर ये सब कर रहा था। सडनली स्क्रीन्स पर हैकर की लोकेशन अपीयर हो गई। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि लोकेशन पूरे जापान में अलग अलग जगह शो हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सबने अज्यूम किया कि ये सिर्फ फॉल्स सिग्नल्स और डिकॉय लोकेशंस हैं। तभी काजी के फोन पर कर्स्ड ऐप का नोटिफिकेशन आया। ऐप ने नेक्स्ट पर्सन की डेथ रिवील कर दी, और नाम देखते ही काजी के होश उड़ गए, AKUI। काजी कंप्लीटली टेंस हो गई और अपना कंपोजर लूज करने लगी। हिब ने उससे काम करते हुए कहा कि पैनिक करने का टाइम नहीं है। अगर वो फोकस करेगी तो शायद वो इंसिडेंट होने से पहले आकुई की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काजी ने खुद को कंट्रोल किया और फाइनली लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली, फेस्टिवल गेट। हिब ने तुरंत एक स्टाफ मेंबर से कहा कि फेस्टिवल गेट के पास जितने भी डिवाइसेस हैं उन्हें चेक करो। स्टाफ ने चेक किया और पता चला कि वहां सिर्फ एक डिवाइस प्रेजेंट था। इसका मतलब क्लियर था, वही एक्चुअल हैकिंग सोर्स था। जापान की बाकी लोकेशन सिर्फ डीकॉयज थीं। यमतो भी पूरी सिचुएशन मॉनिटर कर रहा था। सडनली वो स्क्रीन पर अपीयर हुआ और हिब को ऑर्डर दिया, इमीडिएटली फेस्टिवल गेट जाओ और हैकर को स्टॉप करो। उधर आकुई डेमंस को सर्च करते हुए अकेला मूव कर रहा था। तभी हेडक्वार्टर से उसके फोन पर कॉल आई, लेकिन आकुई कॉल रिसीव करता उससे पहले ही उसके पीछे एक मॉन्स्टर अपीयर हो गया और अटैक कर दिया। आकुई ने लास्ट सेकंड पर अटैक डॉज किया, लेकिन इमीडिएटली दूसरा मॉन्स्टर भी अपीयर हो गया और उस पर अटैक कर दिया। आकुई ने अपना डीमन समन किया। उसके डीमन ने पहले मॉन्स्टर पर अटैक करके उसके बॉडी को कट अपार्ट कर दिया, फिर सेकंड मॉन्स्टर की तरफ टर्न करके उसे भी फिनिश कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। सडनली हर डायरेक्शन से मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे। उनकी नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई डीमन गेट कंटिन्यूअसली मॉन्स्टर्स को समन कर रहा हो। अकुई का डीमन उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मॉन्स्टर्स की नंबर बहुत ज्यादा थी।
तभी एक मॉन्स्टर ने अकुई को पावरफुल स्ट्राइक मारा। अकुई हवा में उछल गया और सीधा एक मेटल पोल की तरफ जा रहा था। एग्जैक्टली वही सीन था जो डेथ प्रिडिक्शन वीडियो में दिखाया गया था। अगर वो पोल से टकराता, अकुई की डेथ सर्टेन थी। लेकिन लास्ट सेकंड पर काजी वहां पहुंच गई। उसने अपने क्रीचर की हेल्प से अकुई को सेव कर लिया। लेकिन इमीडिएटली एक और मॉन्स्टर ने अकुई पर अटैक करने की कोशिश की। तभी BYAKKO ब्याको सडनली अपीयर हुआ और उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में कट डाउन कर दिया। सबने डिसाइड किया कि अभी डायरेक्टली फाइट करने के बजाय पहले हाइड करना बेटर होगा। मॉन्स्टर्स को आपस में फाइट करने दिया गया, जबकि हीरोज उन मिस्टीरियस फोन्स को सर्च करने लगे जो डीमन गेट ओपन कर रहे थे। दी ने कहा, टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। उसने अपने डीमन समन करने की ट्राई की, लेकिन जो क्रीचर्स अपीयर हुए वो बहुत ही छोटे और वीक थे। बाकी लोग उसका मजाक बनाने लगे। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो गया। यमतों से एक शॉकिंग मैसेज आया। बाकी सारे समनर्स को मॉन्स्टर्स ने मार दिया था। हिब ये सुनकर कंप्लीटली शॉक्ड हो गया, लेकिन डायरेक्टर ने उससे इमीडिएटली फोकस करने को कहा। हैकर की लोकेशन अब सिर्फ 50 मीटर्स अवे थी। हिब के लिए ये न्यूज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि उसके सामने एक के बाद एक समनर्स की सैक्रिफाइस हो रही थी। तब नीता ने हिब को मोटिवेट किया। उसने कहा कि अब उन्हें हैकर को कैप्चर करना ही होगा, वरना जो लोग मर चुके हैं उनकी सैक्रिफाइस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। हिब ने अपनी डिटर्मिनेशन वापस गेन की। उसने प्लान बनाया। हिब और काजी मॉन्स्टर्स को रोककर फाइट करेंगे। मीनवाइल नीता, दी और आकुई हैकर के फोन को सर्च करेंगे जो डीमन गेट ओपन कर रहा था। सब अपनी पोजीशंस पर चले गए। हिब और काजी ने मॉन्स्टर्स पर फियर्स अटैक स्टार्ट कर दिया। उधर नीता और दी डिवाइस को सर्च करने के लिए रश कर रहे थे, जबकि आकुई उनकी प्रोटेक्शन कर रहा था। तभी हेडक्वार्टर्स से एक और टेरिफाइंग अपडेट आया। 5-0% स्पिरिचुअल बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका था। सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो गई। हीरोज फुल पावर से फाइट कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स कंटिन्यूअसली अपीयर होते जा रहे थे। एक पॉइंट पर सबकी स्टैमिना ऑलमोस्ट खत्म होने लगी। हिब, काजी, नीता, दी और आकुई सब अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके थे। और सबसे बड़ा सवाल अब ये था, क्या वो डीमन गेट को टाइम पर डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, या रिमेनिंग बैरियर भी कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा? तभी यामातो ने एक डेंजरस ऑर्डर दिया। उसने कहा कि मैंडल टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट किया जाए। सको ने तुरंत अपोज किया। उसने कहा कि मैंडल टेक्नोलॉजी अभी कंप्लीटली रेडी नहीं है और इसे एक्टिवेट करना एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। लेकिन यामातो ने किसी भी वार्निंग को इग्नोर कर दिया। उसने सिंपली ऑर्डर दिया, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो, मंडल एक्टिवेट करो। सको ने सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही मंडल टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, मॉन्स्टर्स पर इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होने लगा। उनके बॉडीज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। इसी बीच नीता और दी हैकर की लोकेशन तक पहुंच गए। नीता ने अपना क्रीचर समन किया, लेकिन क्रीचर अपीयर होते ही सीधा वॉल से टकरा गया और डिस्ट्रॉय हो गया। तभी एक मॉन्स्टर ने नीता को पकड़ लिया। वो उससे मारने ही वाला था, लेकिन लास्ट सेकंड पर आकुई ने अपने डीमन की हेल्प से नीता को बचा लिया। काजी भी वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने हैकर को देखा, काजी कंप्लीटली शॉक्ड हो गई। हैकर कोई अननोन पर्सन नहीं था, वो खुद साइंटिस्ट फूमी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि फूमी ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन हिब ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। उसने इमीडिएटली लाइटनिंग मैजिक से अटैक कर दिया। मॉन्स्टर ने अटैक को ब्लॉक कर दिया। काजी ने भी अपना अटैक लॉन्च किया, लेकिन मॉन्स्टर ने उससे भी डिफ्लेक्ट कर दिया। उसके अटैक के इम्पैक्ट से काजी का क्रीचर भी डिस्ट्रॉय हो गया। उधर दी फियर से शेक कर रहा था। वो एक वॉल के पीछे हाइड हो गया। हिब ने उससे कॉल किया और कहा, डी जल्दी से कंट्रोल डिवाइसेस डिस्ट्रॉय करो। सिटी की प्रोटेक्टिव बैरियर अब सिर्फ 1% पर आ चुकी थी। दी ने हिम्मत जुटाई और मिशन कंप्लीट करने के लिए रेडी हो गया। तभी ब्याको ने मॉन्स्टर पर एक एक्सट्रीमली फास्ट अटैक लॉन्च किया। मॉन्स्टर ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्याको का अटैक एक्चुअली सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। दूसरी डायरेक्शन से आकुई के डीमन ने पावरफुल स्ट्राइक मारा। अटैक डायरेक्टली मॉन्स्टर के आर्म पर लगा। मॉन्स्टर का आर्म बैडली डैमेज्ड हुआ और कुछ मोमेंट के लिए डिसअपियर हो गया। इसी वक्त दी ने कंट्रोल सिस्टम के डिवाइसेस डिस्ट्रॉय कर दिए। हैकिंग फाइनली स्टॉप हो गई। सबने रिलीफ की सांस ली। अकुई ने अपने डीमन को कमांड दी कि फूमी को कैप्चर कर लो, लेकिन तभी मॉन्स्टर सडनली दोबारा अपीयर हो गया। उसने अकुई के डीमन पर ब्रूटल अटैक कर दिया। मॉन्स्टर ने ह्यूमंस को फूलिश कहा और फिर POW। उसने पूरे एरिया को मैसिव एक्सप्लोजन से उड़ा दिया। लास्ट सेकंड पर अकुई ने हिप को पुश करके एक्सप्लोजन से दूर कर दिया और खुद एक्सप्लोजन का फुल इम्पैक्ट ले लिया। अकुई ने हिप की जान बचा ली। मॉन्स्टर ने कैओस का एडवांटेज उठाया और फूमी को फोर्स किया कि वो दोबारा सिस्टम हैक करें। उसके बाद मॉन्स्टर सीन से डिसअपियर हो गया। फूमी भी कुछ ही देर में अनकॉन्शियस हो गई। हेडक्वार्टर्स में कंप्लीट कैओस मच गया। सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उधर हीरोज सेफ थे, एक्सेप्ट अकुई। अकुई बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। सबको समझ आ गया कि शायद अकुई मर चुका था। काजी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से स्क्रीम किया,
अकुई सिर्फ उसका असिस्टेंट नहीं था, वो उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड भी था। हिब के अंदर भी एक्सट्रीम रेज भर गया, लेकिन जो हो चुका था उसे अब रिवर्स नहीं किया जा सकता था। इसी बीच एक और शॉकिंग रिपोर्ट आई। 6 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स में से एक फाइनली अपीयर हो चुका था। हीरोज को समझ ही नहीं आ रहा था कि सिचुएशन इतनी रैपिडली कैसे वर्स होती जा रही है। हिब ने खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि अकुई की डेथ उसकी फॉल्ट थी। अगर उसने फोकस लूज नहीं किया होता और अपनी गार्ड डाउन नहीं की होती तो शायद अकुई को बचाया जा सकता था। लेकिन काजी ने हिब को रोक दिया। उसने कहा, खुद को ब्लेम मत करो, ये फेट था। जो डेस्टाइन था उस कोई चेंज नहीं कर सकता। तभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स वहां पहुंच गए और हीरोज को सेफ लोकेशन पर ले गए। मीनवाइल एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर सिटी की तरफ एडवांस कर रहा था। वो 6 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स में से एक था। मॉन्स्टर साइज में इतना ह्यूज था कि उसका अप्रोच करना ही डिस्ट्रक्शन का सिग्नल था। मिलिट्री टैंक्स ने उस पर मिसाइल्स फायर कर दिए, लेकिन मॉन्स्टर और ज्यादा एंग्री हो गया। उसने अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को टैंक्स की तरफ लॉन्च किया। वो पार्ट्स टैंक्स से अटैच हो गए और फिर BOOM मैसिव एक्सप्लोजन्स होने लगे। तभी वही मिस्टीरियस मैन मॉन्स्टर के पास अपीयर हुआ। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, ह्यूमैनिटी के पास सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं है। ये न्यूज़ यामतो तक पहुंची। यामतो ने इमीडिएटली ऑर्डर दिया, उस मॉन्स्टर को किसी भी कॉस्ट पर स्टॉप करो। अगर मॉन्स्टर सिटी के ईस्टर्न साइड तक पहुंच गया तो वो मैं डिफेंसिव बैरियर डिस्ट्रॉय कर देगा, और अगर मैं बैरियर कलैप्स हो गया, सिटी और उसके अंदर मौजूद सारे लोग डूम्ड हो जाएंगे। उधर दी एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड था। वो फाइट में ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उसे बैटलफील्ड पर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। और अब ह्यूमैनिटी के सामने था 6 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स में से पहला मॉन्स्टर।